नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जो आधुनिक काल का हम रिवीजन कर रहे थे उसमें हमने आधुनिक काल का जो उपभाग है अंतिम नई कविता या नवलेखन काल वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आज हम थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो में पर जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके बारे में, थोड़ा सा उसकी स्थापना कब हुई थी, किसको मिला है अब तक। ये जब मैंने तैयारी की 2016 उसके बाद का 2017 तक का मिला हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इसमें जानकारी है साथियों। इसके बाद अभी 2017 के बाद 25 तक किसको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर हिंदी में किसी को मिला है, किस रचना पर मिला है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये उस समय जब नोट्स बनाए गए थे 2016 का, उसके बाद मैंने 17 का इसमें ऐड किया था जब मैंने दोबारा 18 में तैयारी कर रही थी तब। और जो बाद में मिला था तो वो साथियों अलग जो कविता माहेश्वरी दी वाले नोट्स हैं जिनकी मैंने आपको PDF उपलब्ध करवा रखी है उनमें वो लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ 2017 तक का ही ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो और थोड़ा सा हम गद्य की जो शुरुआती लेखन है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी साथियों जो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं उन पर मैंने नोट्स मतलब वीडियो बना रखे हैं, उपन्यास पर, नाटक पर, निबंध पर, आलोचना पर। पीछे जो प्रमुख विधाएं हैं जो फर्स्ट ग्रेड में शामिल हैं उन सब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं साथियों, आप वो वीडियो देख लीजिए पीछे के। इसके बाद आगे हम जो प्रश्न पत्र हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो आए हुए प्रश्न पत्रों की श्रृंखला है वो तो है ही। और इसके बाद हम देखेंगे साथियों या तो मेरे इसी नोट्स में पीछे रीतिकाल और है या तो हम रीतिकाल को पढ़ लेंगे या फिर कोई और कुछ देखेंगे साथियों, जैसे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला टॉपिक करेंगे, या फिर वो अभी 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं तो होली के बाद वापस वहीं जाकर जो है हम जैसे 17 को स्कूल लगेगा तो 17 के बाद ही जो नोट्स वगैरह हैं वो वहीं पढ़े हैं। तो जहाँ स्कूल है रूम पर मैं रहती हूँ वहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाकर ही देखेंगे साथियों कि आगे हम क्या करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी सी हम जो गद्य लेखन की शुरुआत किस प्रकार से कैसे हुई है, गद्य का क्या अर्थ होता है वो देखेंगे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का साहित्य श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, यानी साहित्य की श्रेणी में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, लेकिन सबसे पहले ये पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम साहित्यकार जी कुरूप को प्रदान किया गया था। यानी इसकी शुरुआत तो 1961 में हो गई थी, लेकिन देने की शुरुआत जो है स्थापना हो गई थी 1961 में, लेकिन देने की शुरुआत 1965 में हुई थी। पहली बार मलयालम जो भाषा है उसके साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये पता नहीं साथियों अभी बढ़ भी गई होगी ये राशि, लेकिन उस समय का लिखा हुआ है 2016 के नोट्स हैं। हिंदी साहित्य में अब तक 9 ज्ञानपीठ पुरस्कार 10 लोगों को दिए जा चुके हैं, यानी एक बार 2 लोगों को एक साथ दिए गए थे। तो वो हम देखेंगे किस किस को दिए गए हैं। तो साहित्यकार किस वर्ष मिले और क्या किस रचना में योगदान के लिए मिले। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हमारे जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, उनको 1968 ईस्वी में मिला था चिदम्बरा रचना के लिए। तो प्रश्न ऐसे आ जाए हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, तो चिदम्बरा पर 1968 ईस्वी में पंत जी को दिया गया। उसके बाद 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए दिया गया। अज्ञे जी को दिया गया 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। उसके बाद है महादेवी वर्मा 1983 में दिया गया इनको 82 का यामा रचना के लिए, जो इनकी काव्य संग्रह है उनका एक साथ इन्होंने संकलन किया था यामा में, उस पुरस्कार पर दिया गया, उस रचना पर दिया गया साथियों। ये रचना तो है 1940 के आसपास की, लेकिन इसको 1983 में जो है जाके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर है नरेश मेहता 1992 ईस्वी में हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए पहली बार, यानी 1992 में पहली बार संपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाने लगा। पहले तो किसी विशेष रचना पर दिया जाता था, लेकिन पहले ऐसे कवि हैं नरेश मेहता जिनको संपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। उसके बाद ये संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। निर्मल वर्मा को मिला 1999 ईस्वी में, कुंवर नारायण को मिला 2005 ईस्वी में, श्रीलाल शुक्ल व अमरकांत दोनों को संयुक्त रूप से मिला 2009 ईस्वी में, केदारनाथ सिंह को मिला 49वां 2013 ईस्वी में, और कृष्णा सोबती को मिला 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में। इन 2017 तक के मैंने इसमें लिख रखे हैं। इसके बाद अगर हिंदी में किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किस रचना पर मिला है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब तक हिंदी के लिए 10 ज्ञानपीठ 11 लोगों को दिए जा चुके हैं, जिसमें 2 लेखिकाएँ हैं। तो साहित्य अकादमी पर 2 लेखिकाएँ तो आपने देख लिया,
महादेवी वर्मा जी हैं और कृष्णा सोबती जी हैं, जिनको 2 लेखिकाओं को विज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक 3 लेखिकाओं को दिए गए हैं, यानी उस समय तक साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, ये 3 लेखिकाओं को दिया जा चुका था। कृष्णा सोबती 1980 ईस्वी में जिंदगीनामा उपन्यास के लिए, अलका सरावगी को 2000 में कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए, और मृदुला गर्ग को 2013 ईस्वी में मिला था मिलजुल मन उपन्यास के लिए। 3 महिलाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका था, महिला लेखिकाओं को, जिसमें से कृष्णा सोबती जी को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। वहीं महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। इसके बाद आगे है हिंदी गद्य साहित्य, यानी गद्य साहित्य का किस प्रकार क्या आविर्भाव हुआ उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। हिंदी गद्य साहित्य में है, गद्य शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट करना, गद्य प्लस ये से बना है स्पष्ट करना। साहित्य में प्राप्त होने वाली समस्त रचनाओं को निम्नानुसार विभाजित किया जाता है, यानी अलग अलग किस प्रकार से जो विभाजित किया जाता है। तो पहले काव्य है, उसके बाद उसको सर्वे काव्य और दृश्य काव्य 2 में बांटा जाता है। सर्वे काव्य में तो आ जाता है फिर गद्य, पद्य और चंपू काव्य, और दृश्य काव्य में आता है सिर्फ नाटक, और नाटक के 10 ये वेद लिखे गए हैं। सर्वे काव्य में आता है सुनने वाले में, यानी गद्य, पद्य और चंपू। फिर गद्य के 2 भाग किए जाते हैं, जिसमें कथा और आख्यायिका होती है। पद्य के 2 भाग किए जाते हैं, जिनमें प्रबंध और मुक्तक होता है, यानी एक तो प्रबंध रचना होती है और एक मुक्तक रचना होती है। फिर प्रबंध रचना होती है पद्य की, उसके ही 3 भाग अलग अलग किए जाते हैं, एक तो महाकाव्य, एक खंड काव्य और एक गीति काव्य। ये हमारे काव्य के कुछ भेद हो गए। काव्य को पहले 2 भागों में बांटते हैं, सर्वे काव्य, दृश्य काव्य। फिर सर्वे को गद्य, पद्य और चंपू काव्य में। फिर गद्य 2 प्रकार का रह गया, कथा या आख्यायिका। गद्य की जैसे बहुत सारी विधाएं भी हैं, आपको पता ही है, आलोचना, एकांकी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी, ये सारे अलग अलग गद्य की विधाएं हैं। फिर पद्य को 2 में बांटा जाता है, प्रबंध और मुक्तक में। और प्रबंध रचनाएं होती हैं, उनको ही महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। काव्य में सर्वप्रथम पद्य काव्य अस्तित्व में आया, उसके उपरांत गद्य काव्य लिखा गया। गद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्ट करना। अर्थात इसमें शब्दों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। गद्य काव्य के मुख्यतः 2 भेद माने जाते हैं, कथा और आख्यायिका। कथा का अर्थ होता है लेखक के द्वारा स्वकल्पना से लिखा गया गद्य काव्य। गद्य काव्य कथा कहलाता है, यानी जो कल्पना से लिखा जाता है वो कहलाता है कथा। आख्यायिका ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर लिखा गया गद्य साहित्य आख्यायिका कहलाता है। यानी कथा या कहानी में तो पूर्णतः लेखक अपनी कल्पना से लिखता है, लेकिन आख्यायिका जो होती है उसमें ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उसमें कुछ कवि अपनी कल्पना से भी जोड़ देता है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर जो साहित्य लिखा जाता है उसको आख्यायिका कहते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य के निबंध भेद किए जाते हैं, जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये अलग अलग विधाएं हैं। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र, फीचर, साक्षात्कार, रेखाचित्र। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य काव्य का जन्मदाता माना है। गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है। गद्य कवि नाम निकषम वदंती, वृंद कवि की परिभाषा है। गद्य जो है कवियों की कसौटी है, यानी गद्य लिखना एक बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है। आगे है, प्रथम है हमारी गद्य की विधाई हिंदी उपन्यास। उप प्लस न्यास, उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है धरोहर। उपन्यास शब्द उप प्लस न्यास के योग से बना है। यहाँ उप का अर्थ समीप व न्यास का अर्थ है धरोहर, अर्थात समीप रखी हुई किसी वस्तु का स्पष्टीकरण ही उपन्यास कहलाता है। इस उपन्यास की परिभाषाएं हैं प्रेमचंद जी, मानव जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालना एवं उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास है। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है। फिर बाबू श्याम सुंदर दास की परिभाषा है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ये उपन्यास की कुछ आपको 1-2 परिभाषाएं महत्वपूर्ण याद रखनी है। फिर क्रोचे, उपन्यास से हमारा अभिप्राय उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें मानव के वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाता है। गल्प का मतलब होता है कहानी। तो ये क्रोचे जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, पाश्चात्य लेखक हैं, उनकी परिभाषा है उपन्यास के बारे में। फिर गणपति चंद्र गुप्त हैं, उपन्यास गद्य काव्य का नव विकसित रूप है जिसमें कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, संवाद इत्यादि के माध्यम से यथार्थ एवं कल्पना मिश्रित कहानी को आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ये गणपति चंद्र गुप्त जी की परिभाषा है उपन्यास की। फिर उपन्यास की विशेषताएं क्या है? ये साहित्य की नव विकसित विधा मानी जाती है, यानी नई विकसित हुई है। उपन्यास में मानव जीवन का सर्वांग विवेचन पाया जाता है। जिस प्रकार से कहानी में
जीवन के किसी एक भाग का, एक खंड का विवरण मिलता है, वहीं उपन्यास में मानव के संपूर्ण जीवन का विवरण पाया जाता है। उपन्यास में यथार्थ एवं कल्पना का मिश्रण होता है, यानी उपन्यास में कुछ सच्चाई और कुछ कल्पना का मिश्रण होता है। उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ कुछ प्रासंगिक या सहायक कथाओं का भी वर्णन किया जाता है। उपन्यास के प्रमुख 6 तत्व माने जाते हैं: कथा वस्तु या विषय वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, कथोपकथन या संवाद, भाषा और शैली और उद्देश्य। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो नगेंद्र शुक्ल व बच्चन सिंह के अनुसार परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास थे, प्रथम उपन्यास माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल व बच्चन सिंह के अनुसार। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877 ईस्वी में लिखा गया, लेखक थे सरदाराम फुल्लोरी, प्रथम उपन्यास माना जाता है मौलिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा 1880 ईस्वी में लिखे गए भारतेंदु के द्वारा लिखे गए उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। श्री कृष्णालाल हैं कोई, उन्होंने चंद्रकांता 1891 ईस्वी में देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखे गए उपन्यास को प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। शिवनारायण श्रीवास्तव रानी केतकी की कहानी जो 1803 में इंसार लाखा द्वारा लिखी गई थी, उसको प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। गोपाल राय देवरानी जेठानी 1870 ईस्वी में पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखे गए उपन्यास को मानते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने हैं, नगेंद्र शुक्ल व बच्चन सिंह के अनुसार परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है मौलिक, और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भाग्यवती, और हजारी प्रसाद जी का याद रखो तो आप ये रख सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद विशेष तथ्य हैं कुछ नोट। सर्वमान्य मतानुसार परीक्षा गुरु को ही हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। विशेष तथ्य हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। यानी अलग अलग उपन्यास होते हैं, कोई ऐतिहासिक है, कोई राजनीतिक है, तो उस दृष्टि से कोई जासूसी उपन्यास है, कोई सामाजिक उपन्यास है। तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है वो हृदयारिणी व आदर्श रमणी को माना जाता है, जो 1890 ईस्वी में लिखा गया था, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी थे। हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया प्रेम आश्रम 1922 ईस्वी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का झांसी की रानी माना जाता है। हिंदी का प्रथम आख्यायिका शैली का उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा सौपन माना जाता है। हिंदी का प्रथम स्मृति या संस्मरण शैली पर आधारित उपन्यास शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया 1926 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल जो 1954 ईस्वी में लिखा गया था माना जाता है, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक किशोरीलाल गोस्वामी माने जाते हैं। ऐतिहासिक जो उपन्यास हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखने शुरू किए थे। हिंदी में तिलिस्मी यानी जादुई अय्यारी उपन्यासों के जनक देवकी नंदन खत्री माने जाते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। इसके आगे हिंदी उपन्यासों का काल विभाजन। हिंदी उपन्यासों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो प्रेमचंद जी तो उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उनसे पहले जो उपन्यास लिखे गए वो हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास 1918 से पहले के। 1918 में प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू कर दिया था, तो 1918 से 38 तक प्रेमचंद युगीन उपन्यास माने जाते हैं। यानी उनके प्रेमचंद जी के नाम को आधार मानकर उपन्यासों का काल विभाजन किया गया। 1918 से 38 तक प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास 1938 से अब तक माने गए हैं। और प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के प्रमुख उपन्यासकार ये साथियों सारे के सारे जो हैं उपन्यास वाले, और ये वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं। मैंने जो मैन हिंदी की विधाएं थी उन पर मैंने वीडियो बना दिए थे, आप देख सकते हैं पीछे के वीडियोज़ में कि मैंने प्रमुख जो विधाएं हैं उन पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो आप आगे आप अपने सुझाव दे सकते हैं कुछ कि हम आगे मेरे नोट्स में से जो कुछ भी है उसमें से हम क्या करें। तो आपके सुझाव भी अगर ज़्यादा कोई कमेंट्स आएंगे किसी एक चीज़ पर तो हम या तो उनका रिवीजन कर लेंगे साथियों, या फिर जैसे इसी में पीछे जो है मेरे रजिस्टर में रीतिकाल है तो हम रीतिकाल को पढ़ लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने यहाँ रीतिकाल से 2016 के नोट्स हैं, मैंने बाकायदा डेट डाल रखी है अगस्त की। तो हम इसको जो रीतिकाल के उपन्यास हैं, जो रीतिकाल के नोट्स हैं, हम इनको पढ़ लेंगे साथियों। आप कहोगे तो या फिर मैं सोच रही थी हिंदी गद्य जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास देवनागरी लिपि वाले जो टॉपिक हैं उनको कर लेंगे हम। आप और बता देना साथियों कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।